सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जामिल्स एकेडमी की पॉलिटी की इस क्लास में स्वागत करता हूं। जो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे उसमें हमने आर्टिकल नंबर जो लास्ट में पढ़ा था वो था हमारा 368 यानी कि संविधान में संशोधन। आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे आर्टिकल नंबर 370 से। ठीक है ना। क्या है आर्टिकल नंबर 370 में? देखो, भाग नंबर जो 21 है हमारा भाई, उसमें कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 369 से लेकर के 392 तक। और भाग नंबर 21 को क्या बोला गया? अस्थायी यानी कि टेम्परेरी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, यानी कि क्या किया गया, कुछ स्टेट्स को विशेष उपबंध, कुछ स्पेशल प्रावधान किया है उनके लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले आर्टिकल नंबर 370। भाई आर्टिकल 370 के बारे में आपने भी बहुत सुना होगा। भाई ये किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? हमारा J&K जम्मू कश्मीर से, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। ध्यान रखना, किए गए थे। ठीक है ना। क्या क्या था इसमें? इस अनुच्छेद के तहत भाई जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान था। क्या क्या प्रावधान था भाई? यहाँ के लोगों को जैसे दोहरी नागरिकता थी, यहाँ का दोहरा संविधान था, दोहरा संविधान था, इनका दोहरा ध्वज था, डबल। ठीक है ना। और पूरे भारत में क्या थी? हमारी एकल नागरिकता भाई हमने कहां से ली थी? का जो प्रावधान है वो हम इंग्लैंड से लेकर के आए थे। ठीक है ना। इसके तहत भाई इनको क्या था? विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है। इनका अलग से संविधान था, दोहरा ध्वज होता था, इनका अलग से झंडा था। ऐसे कुछ विशेष उपबंध किए गए थे आर्टिकल नंबर 370 के तहत। ठीक है ना। एक बार एक बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन पूछा गया, भाई जो आर्टिकल नंबर 370 है, मतलब जम्मू कश्मीर है जो, उसका मसौदा मतलब अलग से तैयार करने का किसके दिमाग में आया था? लिखो 370 अनुच्छेद 370 का मसौदा, क्योंकि भाई ये हमारा थोड़ा विवादित स्टेट्स था पाकिस्तान और भारत के बीच में, इसलिए तैयार किया गया था ये ऐसे। अनुच्छेद 370 का मसौदा गोपाल स्वामी अयंगर ने तैयार किया था। गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है ना। के द्वारा तैयार किया गया था भाई। ठीक है। अच्छा भाई, फिर क्या होता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, उसके तहत क्या कर दिया गया भाई? जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य का दर्जा वापिस लेके उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, यानी कि इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और बोला गया भी अब जम्मू कश्मीर को अब 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। याद रखना, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कौन से अधिनियम के तहत दिया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। और जो पहली बार राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था वो 1956 में बनाया गया था भाई। ठीक है ना। अच्छा, क्या किया गया? इसमें जम्मू कश्मीर बना दिया जाएगा और एक क्या बना दिया जाएगा? लद्दाख। जो जम्मू कश्मीर होगा उसकी राजधानी क्या होगी? श्रीनगर। और क्या होगी? लद्दाख दूसरा भाग होगा इसका, जिसकी राजधानी क्या होगी भाई? लेह। क्या किया गया फिर भी? प्रशासन चलाने के लिए वहां पे क्या बनाया? उपराज्यपाल। क्या? उपराज्यपाल। देखो, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें कई जगह तो विधानसभा होती है और कई जगह क्या क्या होता है भाई? वहां पे का शासन प्रशासक संभालता है, यानी कि उपराज्यपाल। तो जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल बने उस टाइम का एक करंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे भी रहेगा। पहला और प्रेजेंट का तो हमको पता होना चाहिए भाई, कोई भी अगर हम विशेष चीजें पढ़ रहे हैं तो। ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर बनाएगी और इसका उपराज्यपाल किसको बना दिया गया? GS मुर्मू को। इसको बना दिया गया भाई GS मुर्मू को। जो दूसरा हिस्सा था उसको क्या कहा गया? लद्दाख। और लद्दाख की जो राजधानी बनाएगी भी वो क्या थी? लेह। इसका भी प्रशासन किसको सौंपा गया? उपराज्यपाल को। और इसके जो पहले उपराज्यपाल हुए वो कौन हुए? हमारे RK माथुर। ठीक है ना। अच्छा भाई, अगला क्या है भाई? ये जो हमारा अधिनियम लेके आए थे हम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये अधिनियम किस दिन लागू हो गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 से ही जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था वो कितने हिस्सों में बट गया था भाई? 2 हिस्सों में बट गया था। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर में और लद्दाख।
ठीक है ना। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 370 और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद जो अगला हमारा आर्टिकल है वो है भाई 371। 371 में राज्यों के लिए क्या किए गए भाई, विशेष प्रावधान यानी कि उनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। और 371 आर्टिकल में कई स्टेट्स को ऐड किया गया है। देखो पहले तो जो हमारा 371 है ना भाई, उसमें क्या किया गया, महाराष्ट्र को और गुजरात राज्यों के बीच विशेष प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन है जो ये रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है भाई, रेलवे वाला डालता है इसे। कई बार पूछा गया भाई 71D किस स्टेट से संबंधित है, ये 371H कौन से स्टेट से संबंधित है, ये पहले कई बार आ चुके हैं। ठीक है ना। देखो 371 तो किसका है, महाराष्ट्र का और गुजरात राज्यों के बीच क्या किए गए, स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं आर्टिकल नंबर 371। भाई फिर 371 का ए भाग जो कि ये बाकी के बाद में जोड़ेंगे, ए में डाला गया किसको, नागालैंड को। नागालैंड को अलग से प्रावधान दिया गया कुछ। 371 का बी में क्या है, किसको दिए गए, असम को। किसको, असम को। और सी में दिया गया है भाई किसको, मणिपुर को। सी में किसको दिया गया, मणिपुर को। और जो डी है वो आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को। 371 के डी में किसको दिया गया, आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को। लेकिन जो 371 ई ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अटकी है भाई, क्योंकि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रावधान किया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 371 ई के तहत। एफ में जिक्र है भाई किसका, सिक्किम का। एफ में किसका जिक्र है, सिक्किम का। जी में किसका है भाई, मिजोरम का। जी में किसका है, मिजोरम का। एच में है भाई हमारा अरुणाचल प्रदेश का। और आई में है गोवा और जे में है कर्नाटका। भाई ये टोटल क्या है हमारे 10 और 1 11 है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो 371 वाला तो वैसे याद रखिएगा भाई, पहला महाराष्ट्र व गुजरात के बीच में, ए बी और सी और डी। ठीक है, देखो कैसे याद करोगे, नागालैंड, असम, मणिपुर, यानी कि नाग सम मणि, नाग सम मणि, ए बी और सी के अंदर। भाई चौथा वैसे डबल है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ, वैसे भी याद रह जाता क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी अभी अलग हुए थे। नाग सम मणि, आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। फिर आंध्र प्रदेश में किसका, इससे अगला ही आंध्र प्रदेश में किसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। और इसके बाद जो हमारे अगले जो लगातार है कंटिन्यूअस, सिमी, सिक्किम और मिजोरम, सिमी चल गोवा क्या करने, नाटक देखने। सिमी चल गोवा नाटक देखने। पहला तो क्या था 371 में, तो हमारा क्या, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला है क्या हमारा नागालैंड, फिर है हमारा असम, फिर है हमारा मणिपुर, फिर है हमारा क्या, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर सिमीचल गोवा नाटक देखने। 3-4 बार ऐसे रिवीजन करोगे भी हो जाएगा ये हमारा। ठीक है ना भाई। ये जो हमारी अब तक की पॉलिटी थी आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 371 तक हमने कंप्लीट पढ़ ली। क्योंकि वैसे तो आर्टिकल भाई फिलहाल 470 तक हो चुके हैं, लेकिन क्या है भाई, एग्जामिनर सिर्फ यहीं तक पूछता भाई, इन्हीं में से बाई आर्टिकल हमने हमारी पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे जो टॉपिक कुछ कमेटी वगैरह हैं, कुछ कमीशन वगैरह हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। यानी कि हमारे आर्टिकल जितने अब तक हमने पढ़े लगातार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। कुछ को हमने अच्छे से गहराई से भी पढ़ा और कुछ को हम स्किप करते हुए भी चले। ठीक है ना। यही वो हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। इससे अगला हमारा क्या होने वाला भाई, कुछ आयोग हैं जिन्हें हम आर्टिकल में नहीं पढ़ पाए, और जिनको आर्टिकल में नहीं पढ़ पाए वो कैसे आयोग होने वाले, हमारे गैर संवैधानिक आयोग। पहली क्लास में भी समझाया था संवैधानिक और गैर संवैधानिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। गैर संवैधानिक या वैधानिक आयोग, यानी कि जिन आयोग का जिक्र संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, यानी कि जिनको कभी भी हटाया जा सकता है, कुछ ऐसे आयोग हैं हमारे। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी कौन सा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया, कौन सा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है। इस आयोग का जो गठन है भाई वो
कैसे किया गया? रंगनाथ आयोग की सिफारिश पर। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, इस आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया, ठीक है ना। ये जो आयोग है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC इन शॉर्ट, रंगनाथ आयोग की सिफारिश पर भाई अधिनियम लाया गया 1993 के अंदर। और कब गठन होता है इसका? फाइनली 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को पहली बार लाया गया क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके जो अध्यक्ष है भाई इस कमीशन का, की नियुक्ति भी राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है, समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। इस समिति की सिफारिश पर करेगा भाई, इसका अध्यक्ष कौन होने वाला। और उस कमेटी में जो समिति होगी कौन कौन होंगे? एक तो प्रधानमंत्री होगा जो उस समिति का अध्यक्ष भी होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता वो भी शामिल होगा, यानी कि इसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के लिए, राज्यसभा का उपसभापति होगा, और राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो इस सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा, ठीक है ना। और भाई जो इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, वो किसको बनाया गया था? रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष कौन हुआ था? रंगनाथ मिश्रा। अब क्या होता है भाई, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसके अंदर थोड़ा संशोधन किया जाता है, थोड़ा अमेंडमेंट किया जाता है। उसके लिए क्या लाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें इसके अध्यक्ष और उसके टाइम पीरियड से संबंधित थोड़ा अमेंडमेंट किया जाता है। क्या क्या किया जाता है देखो। पहले तो यह प्रावधान था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो ही इसका अध्यक्ष होगा, लेकिन जिसको इस अधिनियम के तहत बदलकर क्या कर दिया भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है इसका अध्यक्ष, और या फिर कोई न्यायाधीश भी हो सकता है, ठीक है ना। एक हो सकता है भाई वो मुख्य न्यायाधीश भी हो पहले का, या फिर न्यायाधीश भी रहा हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इसका अब अध्यक्ष बन सकता है। पहले था भाई इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा उसका टाइम पीरियड या तो 5 वर्ष होगा या 70 वर्ष होगा, इनमें से जो भी पहले होगा वो। लेकिन अमेंडमेंट करके क्या कर दिया जाता भाई, 3 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है ना, जो भी इसमें से पहले होगा, ठीक है। अच्छा भाई जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है भाई, मान लो उसको हटाना हो, ये पावर किसको दी गई है? ये पावर दी गई भी राष्ट्रपति को ही, ठीक है ना। मानवाधिकार आयोग है उसको बिल्कुल ही हटाना हो, कभी भी हटा सकते भी, क्योंकि क्या है ये गैर संवैधानिक है ना। और इसके बाद आता साथ में एक राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। उसमें भाई जो उसका गठन है, उसका जो गठन है कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन हटाने की शक्ति भाई प्रेसिडेंट को दी गई है। हटाने की शक्ति किसको दी गई? राष्ट्रपति को दी गई, प्रेसिडेंट को दी गई। वो राज्य मानवाधिकार आयोग की जिस राज्य में है वहां पर नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल, लेकिन उसको हटाने की पावर किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भाई, इस आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में की जाती है। किसकी समिति की सिफारिश पर? संथानम। कब की जाती है? 1964 में। जब इसको लाया गया था, यानी कि जब इसको बनाया गया था, अब इसको कोई वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था कुछ भी, यानी कि पार्लियामेंट वगैरह से बिल्कुल भी पास नहीं किया था, ऐसे गठित कर दिया गया था। लेकिन 2003 में इसको संसद में से पारित करवा करके इसको कैसा दर्जा दे दिया जाता? वैधानिक दर्जा दे दिया जाता अभी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? मेंबर का एक अध्यक्ष होगा और 2 उपाध्यक्ष होंगे। एक अध्यक्ष होगा और 2 उपाध्यक्ष होंगे, जिनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करेगा, एक कमेटी बनाई जाएगी उसके लिए, जिसमें कौन कौन शामिल होता है सिलेक्शन कमेटी में? एक प्रधानमंत्री, एक लोकसभा के विपक्ष का नेता और एक गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हमारा, ठीक है ना। इन मेंबर को चुनने के लिए ये कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ये मेंबर होंगे। कितना टाइम पीरियड के लिए बनाए जाएंगे? 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होगा, ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे भाई? एन श्रीनिवासन।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करंट में भी पढ़ते हैं भी, वर्तमान में कौन है। और एक पहले वाला भी याद रखना, पहला अध्यक्ष कौन था इसका, एन श्रीनिवास, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता भाई केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। इसकी स्थापना जो 2005 में हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था उसके तहत की गई थी भाई, ठीक है ना। और कब की गई थी, 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। इसमें मेंबर कैसे होते हैं, इसमें एक मुख्य और 10 अन्य सदस्य होते हैं, एक चीफ होता है, बाकी के 10 अन्य मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करेगा, जिसमें कौन कौन शामिल होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, एक विपक्ष का नेता होगा और बाकी के क्या होंगे भाई, कैबिनेट मंत्री होंगे, ठीक है। और इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाए गए थे वजाहत हबीबुल्ला। इसके पहले अध्यक्ष, केंद्रीय सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला, ठीक है। इसके बाद भी जो अगले कमीशन हमारे वो देखो, इसके बाद है भाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ये नाम बड़ा ही ओड सा लगता होगा, ठीक है ना सुनने में, लेकिन भी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सीबीआई। अब पता चल गया होगा, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना भी 1963 में होती है, इसकी स्थापना 1963 के अंदर की जाती है। इसका जो कार्यकाल है, इसका पहले 2 वर्ष था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जुलाई 2023 में कहा भाई इसके का कार्यकाल 5 वर्ष भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें भाई अध्यक्ष नहीं होता, इसमें क्या बनाए जाते हैं, निदेशक यानी कि डायरेक्टर, जो कि पहले कौन रहे थे, डीपी कोहली। और जो सीबीआई उसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। और ये किसके अंडर में काम करती है, डीओपीटी के अंडर में काम करती है हमारी, ठीक है ना, कार्मिक मंत्रालय। इसके बाद है भाई अगला हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन मोस्ट इंपोर्टेंट। इसकी स्थापना 1990 का अधिनियम के तहत 1992 में की जाती है। इसकी स्थापना पर 1990 का तो अधिनियम होता है, लेकिन 1992 में होती है, ठीक है ना। और इसके जो पहली अध्यक्ष बनी थी वो थी कौन, जयंती पटनायक। पहली अध्यक्ष कौन बनाई जाती है इसकी, जयंती पटनायक। मैंने पहले भी बोला, एक तो पहले वाला अध्यक्ष जब इनकी स्थापना होती है, और वो एक वर्तमान का, ये पता होना चाहिए। इसके बाद है भाई हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। इसकी स्थापना भाई 1992 का अधिनियम है, कब स्थापना होती है, 1993 के अंदर, ठीक है ना। 1992 का अधिनियम है और 1993 के तहत होती है। और जो इसके पहले अध्यक्ष चेयरमैन बनाए जाते हैं भाई, वो कौन बनाए जाते हैं, सरदार अली खान। कौन होते हैं हमारे, सरदार अली खान, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद है भाई हमारा नीति आयोग। नीति ऐसे लिखे NITI, इन शॉर्ट में नीति बोलते हैं, क्योंकि इसकी अपनी एक फुल फॉर्म होती है। और एक बार तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था भाई, इसमें आई का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ऐसे, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म इसकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। इसकी स्थापना भाई 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर होती है। इससे पहले नीति आयोग का, यानी कि अगर मैं पुराना नाम कहूं तो क्या था भाई, योजना आयोग। और एक क्वेश्चन ये भी आता भाई, योजना आयोग की स्थापना फिर कब हुई थी भाई, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। काम क्या है इनका, ये भाई एक सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक यानी कि अच्छी अच्छी योजनाएं सोचता भारत के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो अध्यक्ष होता है भाई, वो वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है इसका, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। अगर मैं इसके पहले उपाध्यक्ष की बात करूं भाई, पहले उपाध्यक्ष थे इसके कौन, अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया। और जो ये उपाध्यक्ष की पोस्ट है भाई, इसको कैबिनेट मंत्री के सत्र का दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना। इसके जो पहले सीईओ थे हमारे, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर, वो कौन थे, सिंधु खुल्लर। कौन थे, सिंधु खुल्लर। और जो ये सीईओ पोस्ट है, इसको भी सेक्रेटरी रैंक का दर्जा प्राप्त है, सचिव का, ठीक है ना। इसके बाद अगला है भाई, अगला है हमारा लोकपाल।
लोकपाल की शुरुआत देखो कहां से होती है, ये स्वीडन के ओम्बड्समैन से प्रेरित है भाई, ठीक है ना, जिसकी शुरुआत 1809 में स्वीडन से ही होती है। लोकपाल का कार्य क्या होता है भाई, लोकपाल का कार्य होता है भाई जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े रैंक के, उनके ऊपर जो करप्शन के आरोप लगे हैं उनकी जांच करना, बड़े बड़े अधिकारियों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको क्या करना भाई, जांच करना, ठीक है ना। इसके बाद क्या है भाई, ये है ना क्या एक बिना संवैधानिक दर्जे वाला, यानी कि पहले भी बताया था भाई इसको, क्या जो हम पढ़ रहे हैं अभी उनका कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है, ठीक है ना, बिना संवैधानिक दर्जे वाला यानी कि गैर संवैधानिक। अच्छा, अगर अब हम भारत की बात करें तो भाई ओडिशा राज्य सर्वप्रथम लेके आया था 1970 में, कौन सा अधिनियम, लोकायुक्त अधिनियम, लेकिन लागू करता है वो 1983 के अंदर। सबसे पहले इंडिया के अंदर कहां पे आया, ओडिशा लेके आया अधिनियम। और जो महाराष्ट्र था भाई उसने सर्वप्रथम एक लोकायुक्त संस्था बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाया था महाराष्ट्र ने। और लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 16 जनवरी 2014 को लागू होता है ऑल इंडिया के अंदर, ठीक है। कार्यकाल, अगर मैं इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करूं तो भाई इसके सदस्यों का कार्यकाल या तो 5 वर्ष होगा या 17 वर्ष होगा, एक रह गया भाई मैं 5 वर्ष या 17 वर्ष जो भी पहले होगा। और लोकपाल में जो एक तो अध्यक्ष होगा और क्या होगा, मैक्सिमम इसके अलावा 8 मेंबर और हो सकते हैं, एक अध्यक्ष होगा बाकी के 8 मेंबर हो सकते हैं। अगर मैं भारत में प्रथम लोकपाल की बात करूं तो भाई पहले थे हमारे पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भाई जो लोकपाल है उसका जो लोगो है वो किसने डिजाइन किया था, वो किया था भाई प्रशांत मिश्रा ने। किसने किया था, प्रशांत मिश्रा ने, ठीक है ना भाई। जो हर एक लाइन है वो सारे की सारी प्रीवियस बेस्ड डाटा है, ठीक है। चलो भाई इसके बाद अगला देखो, इसके बाद है भाई हमारी एक समिति है प्राक्कलन समिति। अब तक हम कमीशन पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम समितियां कुछ इंपॉर्टेंट। प्राक्कलन समिति जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेट कमेटी भी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। ये हमारी संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है भाई, प्राक्कलन समिति, ठीक है ना। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के भी सदस्य होंगे, यानी कि लोकसभा से 30 सदस्य चुने जाते हैं इस कमेटी के अंदर, और जिनका कार्यकाल क्या होता है भाई 1 वर्ष, ठीक है ना। इसके बाद जो अगली समिति है भाई वो क्या है, हमारी लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोलते हैं। इसको एक निकनेम दिया गया भाई, ये प्राक्कलन समिति की क्या है, जुड़वा बहन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, लोक लेखा समिति को, ठीक है। इसमें मेंबर 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लेकिन इसमें क्या था, 30 के 30 सदस्य कहां से लिए जाते हैं, लोकसभा से। इसे कैग का मित्र व मार्गदर्शक भी कहते हैं, यानी कि ये कमेटी है जो कैग आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के 151 तक जो हमने पढ़ा था, उसका मित्र, फ्रेंड या मार्गदर्शक, यानी कि उसको सही रास्ता दिखाने के लिए भी है। इसके जो अध्यक्ष हैं भाई, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है ना उसको चुना जाता है। ये जो कमेटियां बनाई गई ये भाई हमारे जो सरकार है उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए, यानी कि उसके सारे अकाउंट्स को ये वेरीफाई करती हैं और संसद के सामने रखती हैं, ठीक है ना। इसलिए ये समितियां बनाई गई हैं। जो हमारी आज की क्लास रहेगी भाई वो यहीं तक रहेगी, ठीक है। जो हमारी पॉलिटी की क्लास है वो बस एक लेक्चर की रहेगी, इसके बाद हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी सारी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।